नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज 11 मार्च को फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई हुई और इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि आप 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को, ये जो इलेक्शन कमीशन को जो है, सारे आंकड़े उसके सामने रखें। किसने कितने बॉन्ड खरीदे हैं, किस पार्टी को दिए हैं, सारी जो डिटेल्स हैं आपको ये देनी होगी। तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के चंदे का मामला है। सभी पार्टियों को चंदा मिला है, जिसमें से बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला है। 2018 में एडीआर ने इसे लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जिसके बाद से इस मामले की लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और तकरीबन 3 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए एसबीआई से कहा था कि आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जितनी भी जानकारियां हैं उसे चुनाव आयोग को दें और उसके बाद उसे सार्वजनिक कर दें। लेकिन पेच यहां फंसता है, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस जानकारी को मुहैया करवाने में उसे 4 महीनों का वक्त लगेगा। तकरीबन वो जून के अंत तक इन जानकारियों को दे पाएगी, क्योंकि कुछ जानकारियां डिजिटली रखी गई हैं और कुछ जानकारियां फिजिकली रखी गई हैं। और डोनर्स की और फिर कैश करवाने वाले की तारीख और डिटेल सभी को जो है मैच करवाने में वक्त लगेगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर किसी का मतलब खरीदने वाले का नाम नहीं होता। लेकिन आज इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे पंकज प्रसून। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया है एसबीआई को कि आप सभी जो जानकारियां हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो 24 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को मुहैया करवा दें, लेकिन एसबीआई का कहना है कि वो इतने कम वक्त में ऐसा नहीं कर सकता। तो इस अल्टीमेटम को कैसे देखते हैं? देखिए अभिषेक, सबसे पहले इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए यह समझना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। जी, ये 2018 से पहले तक हर राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिलता था उसमें एक बड़ा अमाउंट कैश का था। तो सरकार का तर्क था कि ये जो कैश का लेन देन है इससे क्या है जी, तो हम एक ऐसा प्रोसेस लाने जा रहे हैं जिसमें काले धन पर अंकुश लगाया जा सके। तो अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की कि जो भी होगा खाते से पैसा कटेगा और तब आदमी परचेज करेगा और वो बॉन्ड ले जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है और 15 दिन के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको दिया गया वो इनकैश करा लेगी, फिर उसके खाते में आ जाएगा पैसा। तो अकाउंट टू अकाउंट हो जाएगा, तो काले धन पर अंकुश लगेगा, कैश का इनफ्लो कम होगा जी। अब हुआ ये, अब तक 22,000। आवाज आ रही मेरी? जी 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 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड सब तक। मैं ये कह रहा था 2018, 19, 20 नहीं, कह रहा था कि 2018, 19, 20, 21, 22 इन 5 सालों में 22,000 के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए जी। और सिर्फ ये एसबीआई के ही किसी ब्रांच से, कुछ पर्टिकुलर ब्रांच था जहां से आप खरीद सकते थे। और उसमें भी आधे से ज्यादा 1 करोड़ के ऊपर के बॉन्ड खरीदे गए जी। मतलब उन्होंने 5 तरह के बॉन्ड बनाए थे। 10,000 का बॉन्ड नहीं, 1,000 का बॉन्ड था, 10,000 का बॉन्ड था, 1 लाख का बॉन्ड था, 10 लाख का बॉन्ड था और 1 करोड़ का बॉन्ड था। मान लिया कि अभिषेक आप किसी पार्टी को 5 करोड़ रुपए देना चाहते हैं तो 5 तो बॉन्ड खरीद लीजिए 1 करोड़ वाला। वो क्या होगा कि आपको वहां सिर्फ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिखाना होता था जी, और उसके बाद अगर आपका खाता है तो वहां से कट जाता था पैसा और आप जाके बॉन्ड जाके सबमिट कर, एक तरह से डीडी जो डिमांड ड्राफ्ट उस तरह की चीज थी ये। अब हुआ क्या कि करीब आपने ही बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए उनमें से आधे से अधिक बीजेपी के लिए खरीदी गई। मतलब कि अगर 10,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया तो 5,200 कुछ करोड़ सिर्फ बीजेपी के खाते मिली। और दूसरी जो राष्ट्रीय पार्टी थी कांग्रेस, उसको 972 करोड़ के आसपास सिर्फ मिला है। और फिर तीसरा नंबर पे जी, हो सकता है कि 2023 का आपने जोड़ा होगा, 1135 करोड़। मैं 2022 के 2022 के लास्ट तक जो मेरे पास उसके अनुसार बता रहा हूं। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, डीएमके जैसी पार्टियां जी।
देखिए, ये आमतौर पे ये आज की नई बात नहीं है। जो भी पार्टी सरकार में रहती है या सत्ता में रहती है उसको ज्यादा चंदा मिलता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो गड़बड़ कहां पाई गई, ये दर्शकों को समझने की जरूरत है। अब मान लिया अभिषेक कि मैं एक चाइनीज बिजनेसमैन हूं जी, मेरी चाइना में कंपनी है और मैंने क्या किया कि भारत में उसका एक ब्रांच खोल दिया या शेल कंपनी कोई डाल दी जी, और मैंने अपनी भारत की शेल कंपनी में पैसे डाल दिए और उस कंपनी जो भारत वाली कंपनी है उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के किसी पार्टी को दे दिया। मतलब इसमें नियम है कि डायरेक्ट विदेशी कंपनियां या विदेश के लोग इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकते, लेकिन इस तरीके से तो खरीद सकते हैं। समझ रहे बात को जी, कि कोई दुश्मन देश का एक ऐसा कंपनी आ जाए जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे दे यहां ब्रांच खोल के। दूसरी बात यह थी कि पहले नियम यह था कि जब भी कोई कंपनी लेगी अपने प्रॉफिट का 7.5% तक ही दान दे सकती है मैंने पॉलिटिकल पार्टी को। इसमें क्या किया गया कि नहीं अनलिमिटेड दे सकते हैं। पहले यह भी था कि रेवेन्यू जो टोटल आपका है उसका 10.5% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रिवेन्यू का मतलब यह होता है कि सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, जो मेरी ओवरऑल कमाई, मान लिया कि मैं सब्जी का ठेला लगाता हूं, 10,000 रुपए की मैंने प्रॉपर्टी लगाई और मेरा 5,000 का सामान बिका है, उसी में से कच्चा माल भी खरीदना है मुझे, वो प्रॉफिट नहीं है, 5,000 मेरा टोटल रिवेन्यू है। तो मैं अनलिमिटेड नहीं दान कर सकता क्योंकि मेरा भी तो चलना चाहिए ना कंपनी। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक सेकंड अभिषेक, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आवाज जी 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 बोलिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वैसी कंपनियों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के गवर्नमेंट को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को देना शुरू कर दिया जो खुद घाटे में थी। लॉस मेकिंग कंपनीज। अब बताइए, खुद को खाने की खुद ही नहीं और आप दान करते चल रहे हैं कहां से? तो इन सारी बातों को, दूसरी बात की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। एक और उसमें क्लॉज था कि मान लिया कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देने हैं, मान लिया कि फॉर एग्जांपल मैं कांग्रेस को देना चाहता हूं 1,000 रुपए, मैंने 1,000 का बॉन्ड खरीदा, 15 दिन के अंदर मुझे उस पॉलिटिकल पार्टी को देना होगा, उनको इनकैश कराना होगा। अगर मैं नहीं करा पाता तो मेरे पैसे चले जाएंगे पीएम केयर फंड में, और पीएम केयर फंड का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो आरटीआई के दायरे में भी नहीं है कि उस पैसे का कौन क्या कर रहा है। समझ रहे बात को जी। तो जो तर्क था जो दिया गया, कपिल सिब्बल वकील थे, प्रशांत भूषण वकील थे, इन्होंने कहा कि भाई कोई ट्रांसपेरेंसी है, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन चंदा दे रहा है, कहां से ला के दे रहा है पैसा, कुछ पता नहीं चल रहा इसमें। अच्छा एक बात बताइए, तो जैसे कि 22,217 बॉन्ड अब तक बिके हैं और इतने ही बॉन्ड जो है कैश करवाए गए हैं। अब अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदा है, उसका नाम, पूरा एड्रेस, पता एसबीआई के पास तो है, लेकिन उस बॉन्ड पर दर्ज नहीं है ना। उस बॉन्ड नहीं, मैं बताता हूं, उस बॉन्ड में सिर्फ एक नंबर मैं बताता हूं। तो आप मुझे ये बताइए, मिलान करना होगा जानकारियों का, डिजिटल जो जानकारी है आपके पास, फिजिकल जो जानकारी है, किस तारीख में बॉन्ड खरीदा गया, कितने का खरीदा गया और फिर किस तारीख में वो कैश करवाया गया, उसके हिसाब से तो पता चलेगा ना किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। मैं बताता हूं कि कैसे आसान है। आपने सीरियल नंबर ना हर इलेक्टोरल बॉन्ड पे होता है जी। जब भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने जाते हैं तो आपका आधार और पैन कार्ड वहां लिया जाता है जी, केवाईसी होता है वो। तो जैसे ही केवाईसी हो गया, डिजिटली आपका चढ़ गया ना, उस दिन आपने वो बॉन्ड खरीदा, इतने नंबर सीरियल। ये कोई बड़ा, ये कह कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही केवाईसी हुआ, आपने आधार और पैन जमा किया और आपके खाते से पैसा कटा है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने कैश जाके जमा किया है। उस दिन इस खाते से कितना पैसा कटा, किस खाते में गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस देश में इतने सारे बैंक खाते हैं, आप किसी का डिटेल्स मांगना चाहें, ऑनलाइन है, डिजिटली है, फटाक से विद इन 10 मिनट के अंदर आपको एसबीआई वही दे देगा आपको।
करोड़ों बैंक खातों का हिसाब दे देगा। और यहां तो सिर्फ 12,000, मतलब मान लिया कि 22,000 उनको डिफिकल्ट हो रहा है। कई 12,000 जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है 1 करोड़ के ऊपर वाले, पहले हम वही बता। कौन सी मुश्किल बात है? 1 करोड़ का देश भर में 12,000 बॉन्ड खरीदे गए पंकज जी, जबकि सारा डेटा मुंबई की ब्रांच में रखा गया है। बिल्कुल और आसान। मैं बता रहा हूं कि मान लिया कि देखिए 12,000 जो 1 करोड़ के ऊपर के बॉन्ड हैं, किसी आदमी ने 5 बॉन्ड भी खरीद लिए होंगे जी, 5 करोड़ देने के लिए, किसी ने 4 खरीदे होंगे, तो इंसानों की संख्या और कम गई, खातों की संख्या तो 12,000 से भी कम है। मान लिया कि 5-6 हजार खाते हैं, उसका डिटेल्स मांगा जा रहा था, तो एक बार आप नेट पे जाइए, केवाईसी से मिलान कीजिए, किसने उसमें परचेज किया, उसके अकाउंट से कहां कटे हैं, किस पार्टी के ने कटवाए हैं उसके पैसे, मतलब कहां से लिए हैं, क्या बात है। आप जाइए एक दिन, अपना ईमेल स्टेटमेंट निकालने को बोल दिए, 10 मिनट के अंदर दे देगा कोई भी बैंक। बिल्कुल। ये देखिए, ये बहानेबाजी है, मामले को टालना है। आप कहना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसमें? नहीं, देखिए इनका तर्क क्या था, जो कोर्ट में 2-3 तर्क दिए, ये वाला तो अंतिम तर्क था, जो इन्होंने कहा कि भाई हमें मिलान करना होगा, ये करना होगा। उससे पहले इन्होंने कहा कि एनिमोसिटी जो इलेक्टोरल बॉन्ड में है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज थी, और अगर मान लिया कि मैं गया हूं किसी पार्टी को दान करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि मैं बीजेपी को दान करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैंने दान किया, मैं गुप्त दान करना चाहता हूं, और आपने मुझे कहा एसबीआई के मैनेजर के नाते कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड ले लो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने किया, तुम्हारी पार्टी का काम भी हो जाएगा। और अब जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसे सार्वजनिक करो, अब बिजनेसमैन की दिक्कत यह है कि अगर मैंने 500 रुपए दिए हैं बीजेपी को और कांग्रेस को नहीं दिए हैं, तो कल को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो उस बिजनेसमैन को तंग करेगी, कहे कि तुम तो बड़ा बीजेपी के आदमी, तुमने तो उसको चंदा दिया था, मुझे तो दिया नहीं था। तो बिजनेसमैन को भी दिक्कत है, लेकिन यह तर्क भी रखा गया था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह से तो कोई भी कंपनी जब दिवालिया होने वाली होती है तो आपको कैसे पता चलता है? वो एमसीआई के वेबसाइट पे अपने बैलेंस शीट लगाती है ना कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, तो अब तो वो कंपनी कहे कि भाई अगर पहले ही पता चल जाएगा लोगों को कि मैं दिवालिया होने वाला हूं, लूटने वाला हूं, तो हमारा तो चला गया। तो ये एनिमोसिटी इस तरह का नहीं हो सकता। भाई लोगों को जानने का अधिकार है कि जो पैसे आए वो कहां से आए और जो दिए गए वो किस मद में खर्च हुए। पंकज जी, और ये पीएम केयर फंड वाला चक्कर क्या है? हाँ, बताइए। यही तो कि 15 दिन के अंदर इन कैश नहीं हुआ तो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। काहे चला जाएगा भाई? और उसका कोई हिसाब नहीं पीएम केयर फंड का। और एक बात जान जाइए, इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, कोई एक जज का फैसला नहीं था, 5 जज बैठे हुए थे, पांचों ने एनोनिमस डिसीजन लिया है। जरा भी किसी को 2 राय नहीं थी इसमें, एक राय होके, एक मत होके ये डिसीजन लिया है। बेंच में कहीं कोई विवाद नहीं था। अच्छा, मुझे उन्होंने बाद में इन्होंने कहा जी, साल्वे हैं एसबीआई की तरफ से, जो एसबीआई का पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि पूरा जो सिस्टम है वो रिवर्स करना होगा, जिसके लिए वक्त चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एसबीआई अगर आप मैं ये कह रहा हूं, बुनियाद है नहीं, टालने वाली थी कि थोड़ा सा और वक्त मिल जाए, वक्त मिल जाए, तो हाँ, कम से कम चुनाव बीत जाए। अगर वक्त चाहिए, चुनाव बीत जाए, तो फिर क्या जो है मौजूदा सरकार की भी संलिप्तता है इसके भीतर में? नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? देखिए, एसबीआई इशारा कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक लकीर नहीं खींच देता एसबीआई और सरकार के सामने। एसबीआई को कोई मतलब नहीं है कि चुनाव कब होना है, कब नहीं होना है। एसबीआई के तो सामने जो आंकड़ा है वो पेश कर नहीं, तो जो डेट वो दे रहे हैं जून का, कि मुझे जून तक का समय दिए, मई में चुनाव खत्म हो जाएगा, वो जून में पेश करने के लिए तैयार है। तो यही तो बात है ना, मार्च में क्यों नहीं? केंद्र सरकार को कोई रोल है इसमें? और देखिए, सबसे पहले ये बात जो उठाई थी ना, ये किसी नेता ने या किसी याचिकाकर्ता ने उठाई थी। सबसे पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है ना, ये मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देता है। आरबीआई के गवर्नर ने ही ये कहा था।
और उन्होंने ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को इस तरह बढ़ावा देता है, जैसे मैंने बताया कि एनोनिम है कोई विदेश में, उसने भारत में एक शेल कंपनी का ब्रांच डाला, फटाक से पैसा उसमें ट्रांसफर किया, वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया और दे दिया किसी को। तो ये बात उन्होंने कही थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, लेकिन इशारे कुछ कुछ ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह का प्रेशर है एसबीआई पर। एसबीआई को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूं कि ठीक है, 5,000 या 6,000 करोड़ अगर बीजेपी को मिले हैं तो 1,100 करोड़ तो कांग्रेस को ही मिले हैं ना। बिल्कुल, सबको पता चलेगा कि कांग्रेस को किसने दिया। बिल्कुल। और बीजेपी के 300 सांसद हैं और कांग्रेस के 55 सांसद हैं, तो प्रोपोर्शन देख लीजिए, उस प्रोपोर्शन में तो कांग्रेस को ज्यादा ही मिला है। ये ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए, किसी एक पार्टी, पॉलिटिक्स, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का विषय है या सरकार में जो है उसका विषय ना होकर ये देश का विषय है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम में जो कि पारदर्शी नहीं है। किसी को नहीं पता चल रहा है कि आज जो राजनीतिक पार्टियां चंदा ले रही हैं, जो पैसे ले रही है, वो किससे ले रही हैं, कहां से वो पैसे आ रहे हैं, कहां पे खर्च किए जा रहे हैं, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। बिल्कुल ये इस तरह का सेक्रेट रखा गया है कि आरटीआई भी नहीं लगा सकते भाई आप पार्टी के चंदे के ऊपर, मत कुछ नहीं। वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम है ना, इस पे कोई आरटीआई काम नहीं करती। और उससे पहले अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले, नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले देखिए, जो मैंने देखा है 1998 का जो इलेक्शन था उसमें करोड़ खर्च हुए थे, और जो 2019 का इलेक्शन था उसमें 50,000 लाख करोड़ खर्च हुए थे। मेनी फोल्ड, मतलब कितना अंतर आ गया आप सोचिए। और कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन दे रहा है पैसा, और सबसे बड़ी बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके इतनी भाई सीक्रेसी क्यों है, ठीक, क्यों इतना, तो ये कंक्लूजन इसका मकसद क्या हो लाइनों सकता का करिएगा पंकज जी। देखिए, मैं अगर देश के हित की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक्सीलेंट, हर ओर तारीफ होनी चाहिए। आप पॉलिटिकल पार्टी के लाइन से मत सोचिए इसे। आज एक पार्टी है, कल दो आएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए। आज कोई बीजेपी है, कल को कोई कांग्रेस आ जाएगी, कल को कोई तीसरी पार्टी आ जाएगी, लेकिन दुश्मन देशों से पैसा, काला धन, एनोनिमस कंट्रीब्यूशंस, ये सब किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, और ये खतरनाक है, बेहद खतरनाक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस मुद्दे पर जो है ज्यादा चर्चा करने के लिए। तो एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो लकीर खींची है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटम दे दिया है 24 घंटे का, दूसरी तरफ एसबीआई ने मांगा है 4 महीने का वक्त, क्योंकि एसबीआई का ऐसा कहना है कि कुछ जानकारियां डिजिटल हैं, कुछ फिजिकल हैं, और सभी का मिलान करने में वक्त लगेगा। तकरीबन 44,000 जानकारियां हो जाती हैं। जी पंकज जी, आखिरी लाइन, कल तक का समय दिया है, कल शाम बैंक बंद होने से पहले जी सुप्रीम कोर्ट में जमा करें, और 15 तारीख तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके वेबसाइट पे सार्वजनिक करें कि किन्होंने किसको कितने पैसे दिए। जी 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 जी। तो अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इससे पहले भी जो है सुनवाई में भी कहा गया था कि कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई, लेकिन अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या कल 12 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जो आंकड़े हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर पाता है या फिर नहीं। लेकिन आप अपनी राय हमें जरूर बताइएगा कि क्या देश की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, क्या देश को नहीं पता होना चाहिए किस राजनीतिक पार्टी ने किसे पैसे दिए हैं? इस मामले में ट्रांसपेरेंसी, जो पारदर्शिता है, वो होनी चाहिए या फिर नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।